Okay, so we had understood about the concept related to the synchronization. अब तक हम लोग synchronization पे हम लोग समझ रहे थे. Okay, inside the synchronization, the main problem, friends, is basically the race condition. जो problem हम लोग face कर रहे थे, it was a race condition. Okay, that was the main problem which was being faced when having the synchronization. Okay, उसके बाद we have tried to understand the solution for it, which is basically a critical section or you can say CS. Okay, जो हमने देखा था कि the problem which was related with the critical section. Okay, the critical section हमने जो समझा था, critical section is basically having 4 different criteria. Okay, जो fulfill होना जरूरी है for critical section. Okay, कौन कौन से criteria थे? 4. The first one was mutual exclusion, जिसको मैं ME के नाम से जानता हूँ. Second one is progress, which I am representing it as PR. Third one is bounded weighting, which is BW, and the fourth one was architectural neutral, which is A. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ यहाँ पर. तो इन सबका इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास 4 टाइप के डिफरेंट सॉल्यूशंस थे, हमने देखे थे. ओके, जो 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस तो हमारे पास इन सबकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो था सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, हार्डवेयर सॉल्यूशन, semaphores, and the last one is monitor. ठीक है, सो हमने इतने टाइप के सॉल्यूशंस कल हमने देखे थे. सॉफ्टवेयर वाज द फर्स्ट सॉल्यूशन जिसके बारे में हम थोड़ा हमने आइडेंटिफाई किया था कि दिस इज वर्किंग बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो ये बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर वर्क करता है. Okay, so this is working based on what? This is working based on the programming language. So that's what we have tried to understand. हमने इसके 2 सॉल्यूशन भी देखे थे. एक में हम लोगों ने फ्लैग यूज किया था जिसके अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन था बट प्रोग्रेस नहीं था. दूसरे में हम लोगों ने यूज किया था टर्न जिसके अंदर प्रोग्रेस था बट म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं. Okay, so these were the 2 different types of solutions which we had seen related to this. Okay, now we will understand the third software solution. Okay, so ये the third software solution. Inside the third software solution, we were using a concept which is a Peterson solution. Okay, Peterson solution क्या होता है? It's a solution which is a combination of both. ये flag का भी use करता है and it also uses the concept related with the turn. तो हमने 2 चीज का देखा था, एक देखा था फ्लैग, एक देखा था टर्न. तो ये दोनों का यूज करता है. ओके, सो कैसे होगा? अगर मेरे पास प्रोसेस 0 है, ओके, सो मैं इनिशियली प्रोसेस 0 पर while true समझ लेना, while true का मैं पूरा लॉजिक यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बट जस्ट आई एम राइटिंग अ बेसिक कंसेप्ट. जब भी पर्टिकुलर प्रोसेस 0 होगा तो वो अपने फ्लैग ऑफ 0 को ट्रू कर देगा इनिशियली. ठीक है, so the concept is initially the flag of 0 is equal to flag of 1 is equal to false. So initially ये सब कुछ सब अपना false है. अभी ये जब प्रोसेस 0 आएगा सबसे पहले वो फ्लैग ऑफ 0 को ट्रू कर देगा. ओके, और टर्न बेसिकली वो टर्न के वेरिएबल को सेट कर देगा इक्वल टू 1. ठीक है, मतलब वो क्या करेगा? अपने खुद के फ्लैग को 0 सेट करेगा. ठीक है, और टर्न को बेसिकली वो 1 कर देगा जो दूसरे वाले का टर्न था. ओके, नाउ इट विल इटरेट
इट विल इटरेट, वो फ्लैग ऑफ 1 के लिए वेट करेगा एंड टर्न इक्वल टू 1 करेगा। ध्यान से समझने की कोशिश करो, वो सामने वाले का फ्लैग और सामने वाले का टर्न जब तक है तब तक वो वेट करेगा। ओके, अगर नहीं हुआ देन इट विल गो टू द क्रिटिकल सेक्शन, मतलब इट विल वेट इनफाइनाइटली जब तक ये दोनों ट्रू है। ठीक है, अब उसके बाद इट विल मेक द फ्लैग ऑफ 0 इक्वल टू फॉल्स। ओके, it will make the flag of 0 equal to false. Okay, नहीं टर्न इक्वल टू 1 ही होगा, वो सामने वाले का टर्न बेसिकली वो कर देगा। Okay, that's what the point is, and then it would go to the reminder section. Okay, ध्यान से समझने की कोशिश करो। या टर्न की वैल्यू बेसिकली वो 1 ही कर देगा, नॉट 0। या ध्यान से समझने की कोशिश करना किस तरह से ये लॉजिक चलता है। सिमिलरली अगर प्रोसेस P1 होगा, अगर मेरे पास प्रोसेस P1 होगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले फ्लैग ऑफ 1 को ट्रू करेगा। फ्लैग हमेशा खुद की रिप्रेजेंटेशन के लिए है। ओके, और टर्न सामने वाले के लिए। ओके, देखो समझने की कोशिश समझो यहाँ पर किस तरह से वर्क होता है। तो देखो बेसिकली इसने खुद का फ्लैग को ट्रू कर दिया, खुद का फ्लैग को ट्रू कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट ये होगा कि सामने वाला जो फ्लैग ऑफ 1 है वो बेसिकली आपका फॉल्स होगा। देयर इज वन पॉसिबिलिटी कि सामने वाला जो फ्लैग ऑफ 1 है वो आपका फॉल्स हो जाए। ओके, और ये अगर कंटिन्यूस खुद ब खुद एग्जीक्यूट कर रहा है, ये खुद ब खुद एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, तो फ्लैग ऑफ 1 की वैल्यू फॉल्स होगी, लेकिन टर्न इक्वल टू 1 होगा। ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, एंड कंडीशन है, ये पूरा फॉल्स हो जाएगा, वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ लो। अगर सामने वाला एग्जीक्यूट कर चुका है पहले, अगर वो पैरेलली एग्जीक्यूट कर चुका है तो टर्न की वैल्यू वो 0 कर देगा। ठीक है, ये किसके लिए वेट करेगा, ध्यान से समझ लो, ये किसके लिए वेट करेगा, इट विल वेट फॉर फ्लैग ऑफ 1, ठीक है, एंड टर्न इक्वल टू 0 के लिए ये वेट करेगा। ठीक है, सॉरी टर्न इक्वल टू सॉरी फ्लैग ऑफ 0 एंड टर्न इक्वल टू 0, फ्लैग भी 0 का ही लेगा एंड टर्न इक्वल टू 0, जैसे लास्ट टाइम था उसी टाइप का लॉजिक। सो फ्लैग ऑफ 0, ठीक है, ये किसके लिए कर रहा था, फ्लैग ऑफ 1 एंड टर्न इक्वल टू 1 के लिए कर रहा था, और ये अपने लिए करेगा, ये उसके लिए करेगा। अगर नहीं हुआ इट विल गो टुवर्ड्स द क्रिटिकल सेक्शन। उसके बाद इट विल टेक इनटू कंसीडरेशन व्हाट, जो फ्लैग ऑफ 1 है उसको फॉल्स कर दिया। ओके, नाउ थिंक अबाउट इट वंस। देखो किसी भी कंडीशन में दोनों फ्लैग ट्रू हो सकते हैं। ओके, तो ये दोनों ट्रू हो सकता है, लेकिन टर्न किसी एक को ही मिले। तो प्रॉब्लम क्या था कि ये फ्लैग वाला लॉजिक हम लोग फॉलो कर रहे थे, तो दोनों फ्लैग ट्रू हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी पे वेट करते थे। ठीक है, ध्यान से समझना। ओके, तो लेकिन यहाँ पर टर्न की वेरिएबल के हिसाब से कोई एक ही जा पाएगा क्रिटिकल सेक्शन में। ठीक है, अगर मान लो कि इस प्रोसेस एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा है, फॉर एग्जांपल P1 एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा, सिर्फ P0 ही एग्जीक्यूट कर रहा है, तो हर बार वो फ्लैग ऑफ 0 की वैल्यू ट्रू करेगा, फ्लैग ऑफ 1 की वैल्यू जब वो लास्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ होगा तो फॉल्स होके निकल चुकी होगी। ठीक है, सो फ्लैग ऑफ 1 की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, तो वो हमेशा क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। ओके ओके, सो टर्न बेसिकली कंटेक्स्ट स्विचिंग के लिए हम लोग यूज कह सकते हैं कि हाँ टर्न बेसिकली कंटेक्स्ट स्विचिंग के लिए यूज किया है, दैट आल्सो वी कैन से। ओके, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम। ओके, बढ़िया, यू कैन से लाइक दिस वे कि हाँ भाई टर्न जो आएगा उसको सामने वाले का टर्न दे दिया। ठीक है, क्योंकि सामने वाला अगर कंटेक्स्ट स्विच करके जाएगा तो मेरा टर्न दे देगा। ओके, सो अगर फॉर एग्जांपल मेरा टर्न है, मैं सामने वाले को टर्न दे दिया, अगर वो कंटेक्स्ट स्विच करेगा, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, टर्न इक्वल टू 0 कर देगा। अगर वो कंटेक्स्ट स्विच करेगा तो टर्न इक्वल टू 0 कर देगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया, दोनों ट्रू है तो वो वेट करेगा, उसके बाद वापस मेरे पास आएगा, टर्न इक्वल टू 1 की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि टर्न की वैल्यू 0 है, वो सामने वाले ने सेट करके रखा है। ठीक है, तो वो बेसिकली मतलब बेस्ड ऑन द टर्न हर कोई सामने वाले का टर्न सेटअप करता है। ठीक है, और फ्लैग अपना खुद का सेटअप करता है।
ओके, सो दिस इज द लॉजिक विच इज बीन लर्न हियर। ओके, अब यहाँ पे समझते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा कि नहीं होगा? ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। दोनों की फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो सकती है एट द सेम टाइम। ओके, लेकिन टर्न की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे टर्न लू, फॉर एग्जाम्पल टर्न इक्वल टू इसने 1 कर लिया, अगर मान लो कि टर्न इक्वल टू 1 कर लिया, उसके बाद इधर से चला गया। ओके, टर्न इक्वल टू 1 कर लिया, उसके बाद वो चला गया, यहां पर आएगा, उसने मान लो पहले से एग्जीक्यूट किया। ओके, तो फ्लैग की भी वैल्यू 0 होगी, टर्न की भी वैल्यू 0 होगी। लॉजिकली समझने की कोशिश करो। ओके, अगर उसने यहां पर एग्जीक्यूट कर लिया है, उसके बाद वो वहां पर टर्न पे गया, उसके बाद वो अगर टर्न पे गया तो टर्न की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बेसिकली टर्न की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये वाला हमेशा लूप में घूमता रहेगा, ठीक है, और ये वाला जो होगा वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। सो दोनों फ्लैग ट्रू हो सकते हैं, लेकिन टर्न की वैल्यू या तो 1 या तो 0, ठीक है। अगर ये 1 लेकर क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, उसके बाद ये सामने वाले का टर्न ट्रू करता है, सामने वाले का, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इनिशियली टर्न की वैल्यू 1 है, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ओके, यहाँ पर ये इसने इतना एग्जीक्यूट किया, फ्लैग ऑफ 0 ट्रू कर लिया, टर्न की वैल्यू 1 कर दी, यहाँ पे करके ओके उसने टर्न की वैल्यू 1 कर दी, तो वो इटरेशन लूप में घूमता रहेगा। ओके, फ्लैग ऑफ 1 की वैल्यू फॉल्स की वजह से वो यहाँ पे चला जाएगा। अब टर्न की वैल्यू 1 है और फ्लैग ऑफ 1 फॉल्स है, ओके, वो क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है। अब फ्लैग ऑफ 1 की वैल्यू ट्रू की, ध्यान से समझना, ये वाला जो प्रोसेस P0 था वो क्रिटिकल सेक्शन में है, इसने फ्लैग ऑफ 1 की वैल्यू ट्रू कर दी, टर्न की वैल्यू 0 कर दी, फ्लैग ऑफ 0 तो ट्रू ही रहेगा, जब तक वो क्रिटिकल सेक्शन में है तब तक फ्लैग ऑफ 0 तो ट्रू ही रहेगा, ठीक है। और इसने टर्न की वैल्यू भी 0 कर दी, तो ये लूप में घूमता रहेगा। ओके, व्हाइल लूप के एंड में सेमीकोलन का मतलब ये है कि यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो इज जस्ट अ कंडीशन कि भाई अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, सब लोग समझ लो व्हाइल लूप के एंड में सेमीकोलन मतलब, जिसको भी नहीं समझ में आता ये हर बार आपको दिखेगा, बहुत क्वेश्चंस में भी आएगा ऐसा क्वेश्चंस में, ठीक है। व्हाइल लूप के एंड में सेमीकोलन का सिंपल मतलब है फ्रेंड कि भैया हम लोग ये पर्टिकुलर कंडीशन अगर सेटिस्फाई ट्रू हुई तो हम लोग इटरेशन करते रहेंगे, ठीक है। अगर ये फॉल्स हुआ, इफ दिस इज फॉल्स, then only we enter into the critical section. Okay, okay, सब लोग साथ में इसको लिखते रहना, इन दोनों प्रोसेस को अगर किसी का लिखना हो तो लिखते भी रहना साथ में, इट्स समथिंग लाइक दिस। ओके, okay, let's try to understand the problems of it. Okay, so basically Peterson solution is a fair solution. You can say कि Peterson solution जो है वो एक fair solution है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑल 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तीनों तीन कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती है। ओके, सिंपल। अब इसके इश्यूज में प्रॉब्लम आता है कि भाई दिस कैन बी अप्लाइड फॉर मोर देन 2 प्रोसेस, ये 2 से ज्यादा प्रोसेस में अप्लाई हो सकती है, बट नॉट डायनामिकली, क्योंकि जो फ्लैग है ना भैया, ये फ्लैग पहले में 0 1 2 3 इस तरह से अलग अलग रख सकते हो, ठीक है, लेकिन जितने फ्लैग होते जाएंगे आपको यहाँ पे कंडीशंस बढ़ानी पड़ेगी। ओके, सो इट इज नॉट डायनामिक एंड नॉट मच इफेक्टिव। ठीक है, तो आइडियली क्या होता है कि एट अ टाइम कोई भी सीपीयू शेड्यूलर है वो 2 प्रोसेस के बीच में कंपैरिजन करता है,
ठीक है, ऑन दैट प्रिंसिपल दिस पीटरसन एल्गोरिथम केम इनटू पिक्चर। लेकिन ये दो से ज्यादा पे अगर कंपैरिजन हो पाया, ठीक है, गॉट द पॉइंट, अगर ये दो से ज्यादा में कंपैरिजन हो पाया तो ये इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंडीशन बहुत ज्यादा वाइल लूप में हो जाएगी, सो इट विल टेक अ लॉट अमाउंट ऑफ प्रोग्रामिंग एफर्ट टू डू दिस पर्टिकुलर। वैसे अगर डायनामिक होता है तो ये पॉसिबल बहुत ही मुश्किल में पड़ेगा। ओके, ये सबसे पहला प्रॉब्लम था कि भाई ये अपनी सब कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई होती है, लेकिन ये उस टाइप का सिनारियो था जिस टाइम पर हमारे पास कुछ ही टाइप की प्रोसेस हुआ करता था। ओके, कम प्रोसेस है देन इट इज फाइन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मैं दो प्रोसेस को टाइम कंपेयर करके अपना काम करवा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास कम नहीं है, ज्यादा प्रोसेसेस है और डायनामिकली हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रोसेस अच्छे से वर्क नहीं करेगा। दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। Second, one standard problem, or second problem is a standard problem with software solution. ठीक है, ये सिर्फ इसका ही प्रॉब्लम नहीं है, वो एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम ये है कि इट वेस्ट द सीपीयू साइकिल। ठीक है, वो सीपीयू के साइकिल्स को वेस्ट करेगा, किस तरह से, वाइल लूप में रहकर। ठीक है, अब कैसे समझते हैं, तो जैसे कि मैंने बोला कि भैया जब तक ये कंडीशन, इन दोनों में से कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ये में से कोई दो कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं होगी, तब तक ये वाइल लूप में, मतलब सेमीकोलन में एग्जीक्यूट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। इट विल बी एग्जीक्यूटेड इनसाइड द सेमीकोलन अंटिल एंड अनलेस देयर इज नो फॉल्स कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया कि अगर ये वाइल लूप में घूमता रहा, मतलब ये एग्जीक्यूटिंग मोड में है, ये रनिंग में है, लेकिन ये कुछ इफेक्टिव काम नहीं कर रहा है। ओके, इट इज एग्जीक्यूटिंग, इट इज रनिंग, बट नो इफेक्टिव, कुछ भी आगे ही बढ़ रहा है, वो उसमें लूप घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई व्हाट, वो सीपीयू का टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी और भी प्रोसेसेस हो सकती है इंटर रेडी क्यू, वो उन सब का टाइम वेस्ट कर रहा है, और ये तो कुछ ज्यादा अच्छा अपना काम कुछ कर ही नहीं रहा। ओके, सो दैट्स व्हाट द मेन कंसर्न विच इज दैट। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली जो है वो एक मेन कंसर्न है कि बिकॉज ऑफ दिस वाइल इट विल वेस्ट द सीपीयू साइकिल। ओके, जो चीज अच्छी चीज नहीं है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी डोंट प्रिफर the software solution is not preferred much. ठीक है, सो इसमें दो प्रॉब्लम हो सकते हैं। पहला तो ये बहुत ज्यादा प्रोसेसेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, जितना ज्यादा करेंगे उतना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा ये वेट करता जाएगा, और उतना ज्यादा सीपीयू साइकिल्स को वेस्ट करेगा, तो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन। Okay, so generally we can say by this way that software is not a good solution. In general, software solution is not a good solution for critical section. ओके, उसके दो रीजन है, एक तो सीपीयू साइकिल वेस्ट हो रहा है, दूसरा वी कैनॉट अप्लाई फॉर मल्टीपल प्रोसेस, और तीसरा अगर आप सॉफ्टवेयर साइकिल को आप छोटे से कोड के लिए भी देखा करो, छोटे से कोड के लिए आप लोग को भी बहुत कंफ्यूजन हुआ था कि भी कहाँ कौन सा किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा, कभी भी कोई भी कंटेक्स्ट से दूसरी जगह पे जा सकता है। सो इट इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, क्योंकि कोई फिक्स फ्लो नहीं है, कभी भी कोई भी कहीं से भी जा सकता है। ठीक है, तो कुछ भी प्रोग्राम इनवेरिएंट या कुछ भी गलत चीजें कर सकता है, तो आपको हर एक कंडीशन को हैंडल करना है। Okay, so that's why this is not an effective solution which is doing this. That's why we have moved to a second solution, which is the hardware solution. Hardware is having a higher amount of power
देन सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर बहुत सारी चीज को अपने अपने लेवल पे हैंडल कर सकता है, मतलब द कर्नल लेवल। तो सॉफ्टवेयर तक जाने के लिए क्या होगा, उसको हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर सॉफ्टवेयर लेवल पे जाना पड़ेगा, और सॉफ्टवेयर के पास सारी की सारी एबिलिटीज नहीं होती। ठीक है, so hardware can able to do its PDF. Okay, so the concept is hardware can interact with the processes faster than software, क्योंकि वो एक कोड लेवल पे है। ठीक है, क्योंकि आइडियली जब भी कोई सॉफ्टवेयर कोई प्रोसेस को बनाता है, ठीक है, आप भी अगर कोई प्रोग्राम को बनाते हो तो वो बेसिकली हार्डवेयर पे ही जाता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, जो हार्डवेयर ही है, जो चिप ही है, उसको एग्जीक्यूट करने वाला है। तो ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर करेगा वही काम तो उसको चिप लेवल पे जाना पड़ेगा पूरा के पूरा, लेकिन हार्डवेयर है तो वो उधर ही बैठा है। ठीक है, तो वो थोड़ा फास्ट काम कर सकता है, ये उसका एक पहला एडवांटेज है। ओके, एज कंपेयर टू दी सॉफ्टवेयर। ठीक है, दूसरा चीज जो मैं समझते हैं, हार्डवेयर का फर्स्ट अप्रोच विच इज वी कॉल्ड एज अ डिसेबलिंग इनपुट इंटरप्ट। Okay, this is the first approach, which is the very basic approach which can be applied here. ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, मान लो कि मेरे पास P1, P2, P3, P4 चार प्रोसेस है। ठीक है, अगर P1 अभी क्रिटिकल सेक्शन में है, if P1 is in critical section, a hardware will send a particular disable message to all other process। तो बाकी सब प्रोसेस को डिसेबल 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 भेज देगा। ठीक है, इन शॉर्ट वो क्या भेजता है कि भैया अभी P1 है क्रिटिकल सेक्शन में, तो आप लोग क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकते। ठीक है, दैट्स हाउ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। अगर P1 निकल जाता है, ओके, लाइक आफ्टर सम टाइम, P1 releases critical section, ओके, तो वो हार्डवेयर को बताएगा। जब भी P1 क्रिटिकल सेक्शन को रिलीज करेगा, वो किसको बताएगा, हार्डवेयर को बताएगा। ओके, नाउ हार्डवेयर would choose another process ओके, लेट्स से उन्होंने P2 सिलेक्ट किया, तो क्या होगा, वही चार प्रोसेस है मेरे पास, P1, P2, P3, P4। ठीक है, सो हार्डवेयर जो मेरा बीच वाला है, वो P2 को इनेबल का सिग्नल भेजेगा कि तुम इनेबल कर लो, बाकी सबको वो डिसेबल भेजेगा कि भाई ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सबको डिसेबल भेजा कि भैया अभी P2 है तो कोई और इस पर्टिकुलर में क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगा, एंड दिस वुड बी इन क्रिटिकल सेक्शन। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट all the system, like all the system processes are handled by हार्डवेयर। ठीक है, सारी की सारी जो सिस्टम प्रोसेसेस है वो हार्डवेयर हैंडल कर रहा है, दैट्स द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट। अब अगर हर कोई चीज अगर हार्डवेयर हैंडल करेगा, ओके, देन देयर इज अ प्रॉब्लम कि हार्डवेयर वुड एग्जॉस्ट many of its resources in doing this thing. In carrying this activity. Okay, so this would be again a problem.
कि भाई हार्डवेयर और कुछ काम कर ही नहीं पाएगा, जबकि हार्डवेयर का काम सिस्टम को उसको भी हैंडल करना होता है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम संभालना है उसको, ठीक है, इसलिए इन सब प्रोसेसेस में ही चलता जाएगा. ओके, सो दिस वुड बी अगेन अ प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच. सेकंड, मान लो अभी P1 P2 P3 P4 है, कल जाके P5 भी हो गई, तो हार्डवेयर को नीड टू बी एक्टिवली मॉनिटर ऑल द प्रोसेस. ओके, सेकंड प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, हार्डवेयर needs to actively monitor all the processes dynamically. ठीक है, दिस कैन बी वन अनदर प्रॉब्लम कि भी इसको सारी प्रोसेस को डायनामिकली हैंडल करना पड़ेगा. ओके, सो दिस टू आर द वेरी वेरी मेजर प्रॉब्लम विच इज बीइंग कॉज्ड. इसीलिए दिस अप्रोच इज नॉट अ सुटेबल अप्रोच. ठीक है, सो आप मान के चलो कि भैया आपको हर बार एक प्रोसेस को देना है, ठीक है, उस प्रोसेस को मैंने दे दिया, उसके बाद मैंने वापस थोड़ी टाइम के लिए जैसे ही वो प्रोसेस मुझे करेगी, मुझे किसी और को शेड्यूल करना है, बाकी सब प्रोसेस को मुझे देखना है. ठीक है, और प्रोसेस बहुत सारा हो सकता है. ठीक है, आजकल के सिचुएशन में आप भी देख रहे हो कि इनसाइड द सिस्टम देयर आर मल्टीपल प्रोसेसिंग फीचर रनिंग. ठीक है, क्रोम का एक नया टैब ओपन किया, वो एक प्रोसेस जनरेट कर लेगा. ठीक है, इंटरनली एक थ्रेड जनरेट करेगा, वो एक प्रोसेस हो जाएगी. ठीक है, सो ईच एंड एवरी पार्ट एक पर्टिकुलर से प्रोसेस अपना हैंडल कर लेगा. ओके, तो हार्डवेयर को इन सभी के सभी का चीजों को ध्यान रखना है. इट इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस इज नॉट वर्किंग, इसीलिए हार्डवेयर ने दो सॉल्यूशन निकाले. ओके, विच आर बेसिकली द एटॉमिक ऑपरेशन सॉल्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं टेस्ट एंड सेट एंड स्वैप. ओके, दिस आर द टू एटॉमिक ऑपरेशन. बहुत कॉमन टर्म है ये एटॉमिक ऑपरेशन. सो एक टेस्ट एंड सेट एक एटॉमिक ऑपरेशन है, स्वैप एक दूसरा एटॉमिक ऑपरेशन है. एनीबडी? ओके, वन ऑपरेशन एट अ टाइम, इसको हम एटॉमिक ऑपरेशन कह सकते हैं. सो एटॉमिक ऑपरेशन का मतलब बहुत सिंपल है कि इट इज सिंगल एग्जीक्यूशन ओके विदाउट एनी इंटरप्ट. ठीक है, सो बेसिकली जैसे मैंने आपको कहा था कि हम लोग करते हैं एक सिंपल सा कंसेप्ट समझ लो, काउंट प्लस प्लस. ये हमने कल एक एग्जांपल किया था काउंट प्लस प्लस का. ठीक है, तो काउंट प्लस प्लस में हो क्या रहा था, पहले वो रीड काउंट करता है. ठीक है, उसके बाद काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 करता है. अब होता क्या है कि इन दोनों के बीच में हम कभी भी कंटेक्स्ट स्विच कर सकते हैं. दो ऑपरेशन के बीच में हम कभी भी कंटेक्स्ट स्विच कर सकते हैं. लेकिन हार्डवेयर ने क्या बोला कि इस पूरे को मैं एक एटॉमिक ऑपरेशन बना दूंगा. मतलब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मैं और किसी को भी एग्जीक्यूट नहीं करूंगा. ठीक है, किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा इसके बीच में इंटरप्ट होने के लिए. ये रीड काउंट के बाद ये कंटेक्स्ट स्विच हो ही नहीं सकता, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, ये चीज सॉफ्टवेयर मैनेज नहीं कर सकती, ये हार्डवेयर ही मैनेज कर सकता है कि भैया और कोई प्रोसेस इन दिस पर्टिकुलर बीच के टाइम पर अगर एंटर होने का आएगा तो उसको पहले से ही मैं ब्लॉक कर. ठीक है, दैट्स व्हाट द थिंग. सो बेसिकली फंडा क्या हुआ, यहाँ पर हार्डवेयर को हर एक जगह पे उसको डिसेबल इनेबल सेंड करना था. ठीक है, अब उसको हर एक जगह डिसेबल इनेबल सेंड नहीं करना है. उसको क्या लगाना है कि अगर कोई मान लो प्रोसेस P1 है, वो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, सिर्फ यहाँ एक फिल्टर डाल देंगे, जस्ट कीप अ फिल्टर हियर. ठीक है, कोई भी P2 P3 कोई भी इसको आने की कोशिश किया, उसको अलाउ नहीं करना है. ठीक है, सो रादर देन ओके
rather than waiting for sending the request to everyone, मैं एक जगह पे फिल्टर डालूंगा और कोई भी उसको मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई भी मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा बेस्ड ऑन माय रिक्वायरमेंट। कितनी भी प्रोसेस आ रही है तो मुझे प्रोसेस का काउंट मैनेज करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, डायनामिक कितनी भी प्रोसेस होने दो, डज नॉट मैटर, मैं एक ही प्रोसेस को देखूंगा, उसी के आगे मैं एक फिल्टर लगाऊंगा, एक स्टैंडर्ड फिल्टर लग जाएगा और स्टैंडर्ड फिल्टर मेरा काम कर देगा इजीली। वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग। काउंट प्लस प्लस आइडियली दो काम करता है, पहले वो काउंट की वेरिएबल को रीड करता है, देन काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन करता है, तो आइडियली वो दो काम करता है। तो ये दोनों काम के बीच में कंटेक्स्ट स्विच हो सकता है, लेकिन अगर मैं इसको एटॉमिक ऑपरेशन बना दिया विच इज मैनेज बाय हार्डवेयर, ठीक है, एटॉमिक ऑपरेशन जो हार्डवेयर मैनेज करेगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं उसको बीच में से कंटेक्स्ट स्विच होने ही नहीं दूंगा, कोई बाहर का प्रोसेस आ ही नहीं सकता कंटेक्स्ट स्विच करने के लिए, और ये भी कहीं पे कंटेक्स्ट स्विच होके जा ही नहीं सकता। ओके, इट नीड्स टू कंप्लीट दिस एंटायर पार्ट, देन एंड देन ओनली इट कैन मूव ऑन। ओके, सो दैट्स व्हाट द थिंग इज, और ये काम हार्डवेयर मैनेज कर सकता है, सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता। फ्रेंड्स क्या मतलब? ओके, तो सबसे पहला देखते हैं टेस्ट एंड सेट को। टेस्ट एंड सेट कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम थोड़ा आइडिया लगाते हैं। तो एक समझ लो बुलियन है, एक बुलियन करके एक वेरिएबल हम लोग लगा रहे हैं टेस्ट एंड सेट पे, जो इनपुट में भी एक बुलियन लेगा। बुलियन पॉइंटर, ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहे हैं, इसीलिए अगर आप किसी और में लिखते हो तो यू कैन कीप अ रेफरेंस और समथिंग लाइक दिस। ये बेसिकली एक पॉइंटर ले लेगा, ठीक है। एक बुलियन टेस्ट इक्वल टू स्टार टारगेट हम लोग कर देंगे। ओके, तो जो भी पर्टिकुलर टारगेट की वैल्यू होगी हम उसको वहां पर कर देंगे, टेस्ट में सेट कर देंगे। देन वी मेक अ पर्टिकुलर टारगेट as true and then we return a text, ठीक है। सो हार्डवेयर क्या कहता है कि ये जो भी ऑपरेशन, ये साथ में लिखे रहना, ये तीनों तीन चीजें, कोड तो सिंपल है, ये जो भी ऑपरेशन है वो एक एटॉमिक ऑपरेशन, ठीक है। मतलब ये तीनों तीन जो एग्जीक्यूशन होगा वो कंटिन्यूअसली सीक्वेंस में होगा, बीच में कोई भी दूसरी प्रोसेस नहीं आएगी और ये भी कहीं पे कंटेक्स्ट स्विच नहीं हो पाएगा। ओके, सो दिस वुड बी अन sequence without any interrupt और context switch। कोई दूसरे का भी इंटरप्ट नहीं वो हैंडल करेगा और खुद भी context switch नहीं करेगा। ओके, सो दिस इज बीइंग टेकन केयर बाय हार्डवेयर। तो अभी हार्डवेयर को सब प्रोसेस को नहीं, खाली इसको ही टेक केयर करना है और सब प्रोसेस अपना लॉजिक इसके बेस पर बनाएगी। ओके, कैसे बनाएगी, लेट्स टेक इनटू कंसीडरेशन, थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो कि आपके पास एक प्रोसेस P0, P1, P2 ऐसी बहुत सारी प्रोसेस है, सबके बीच में एक कॉमन वेरिएबल होता है लॉक। लॉक इज इनिशियली असाइंड टू फॉल्स, सबके बीच में एक इनिशियल वैल्यू ऑफ लॉक इज फॉल्स एंड दिस इज अ शेयर्ड वेरिएबल, ठीक है। अब हर प्रोसेस कैसे वर्क करेगी समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। मान लो कि मैं P0 है, ये सेम कोड वुड बी अप्लाइड फॉर ऑल दी अदर प्रोसेस P1, P2, जितनी भी प्रोसेस है सबके लिए the same code would be applied. Okay, while test and set एड्रेस ऑफ लॉक वो एक लूप में घूमता रहेगा। जब तक टेस्ट एंड सेट एड्रेस ऑफ लॉक होगा वो क्या करेगा, एक लूप में घूमता रहेगा। उसके बाद इट विल बी अचीविंग अ पर्टिकुलर क्रिटिकल सेक्शन। ओके, उसके बाद वो क्या करेगा, एक क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। ओके, उसके बाद इट विल मेक द वैल्यू ऑफ लॉक इक्वल टू फॉल्स।
So this would be basically my condition. Okay, ये मेरी सबसे पहली ये मेरी कंडीशन हो गई ये क्रिटिकल सेक्शन के लिए, और ये मेरा रिमाइंडर सेक्शन. ओके, उसके बाद कुछ भी कोड एग्जीक्यूट करना है रिमाइंडर सेक्शन में कर सकता है, उसके पहले कोई इनिट सेक्शन हो उसमें भी कर सकता है, वो सबका अपने को कोई काम नहीं है. वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक. होगा क्या इसमें, इनिशियली लॉक की वैल्यू फॉल्स है, ध्यान से समझ लो एवरीबडी, 2 मिनट ध्यान से यहाँ पे समझ लो. इनिशियली लॉक की वैल्यू फॉल्स है. ओके, तो वो क्या करेगा, टेस्ट एंड सेट में लॉक को भेजेगा. अब टेस्ट एंड सेट में उसने लॉक को भेजा तो क्या करेगा, लॉक की वैल्यू फॉल्स लेके वो जाएगा, टारगेट में फॉल्स होगा तो टेस्ट में फॉल्स चला जाएगा, टारगेट में ट्रू कर देगा, मतलब लॉक की वैल्यू वो ट्रू कर देगा. दिस टारगेट इज बेसिकली योर लॉक. ओके, सो लॉक की वैल्यू वो ट्रू कर देगा एंड देन इट विल रिटर्न टेस्ट. तो टेस्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स. पहली बार टेस्ट फॉल्स हो जाएगा क्योंकि लॉक की वैल्यू फॉल्स है. ओके, तो ये क्रिटिकल सेक्शन में चला गया. बाकी की बार जब भी कोई दूसरा प्रोसेस इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, टारगेट ट्रू जाएगा क्योंकि लॉक की वैल्यू उसने ट्रू कर दी है, टेस्ट की वैल्यू ट्रू, रिटर्न ट्रू. तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा तो इट विल बी इटरेटिंग इनसाइड दिस व्हाइल लूप. ये व्हाइल लूप में कंटिन्यूस घूमता रहेगा. वो कब व्हाइल लूप से बाहर जाएगा, जब कोई भी प्रोसेस जो अभी क्रिटिकल सेक्शन में है वो लॉक की वैल्यू को फॉल्स ना कर दे. ओके, जैसे ही लॉक की वैल्यू फॉल्स हुई कोई दूसरी प्रोसेस वापस डिस्टेंस सेट को इनिशियलाइज किया, सेट किया. ओके, लॉक की वैल्यू फॉल्स है, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, लॉक की वैल्यू ट्रू कर देगा. ओके, सो बेसिकली ये प्रोग्राम करता क्या है, इट सेट्स द टारगेट लॉक वैल्यू टू ट्रू and return the last value of lock. ठीक है, मतलब जो भी उसकी पहले वैल्यू होगी, अभी तो उसने ट्रू सेट कर दी, जो पहले वैल्यू होगी ट्रू से पहले, ठीक है, उसको एक टेस्ट में स्टोर करके रखा और टेस्ट को रिटर्न कर रहा है. ठीक है, ये टेस्ट एंड सेट को एक बार कॉपी कर लो, लिख लो टेस्ट एंड सेट की वैल्यू को, मैंने आपको पहले ही बोला था. ठीक है, सिंपल लॉजिक है, कोई भी प्रोसेस इनिशियली लॉक की वैल्यू फॉल्स करेगा. ठीक है, शांति से यहाँ पे एक मिनट समझ लो, जिसको भी नहीं समझाओ, जिसको समझाओ वो लिख लेना 2 मिनट, जिसको भी नहीं समझाओ ध्यान से. यहाँ पर कोई भी प्रोसेस इनिशियली टेस्ट एंड सेट की वैल्यू को लिख देगा, ठीक है, और उसको सेट करके देगा, रख देगा. ठीक है, अब इनिशियली फॉल्स की वैल्यू फॉल्स, सॉरी लॉक की वैल्यू फॉल्स है, टेस्ट एंड सेट में जब भी लॉक फॉल्स जाएगा तो वो रिटर्न फॉल्स कर देगा और लॉक की वैल्यू ट्रू कर देगा. ठीक है, अगर उसने रिटर्न फॉल्स कर दिया इसका मतलब वो इस लूप से बाहर आ गया. ठीक है, ये सेमी कॉलन से बाहर आ गया, मतलब व्हाइल में जब भी सेमी कॉलन ट्रू है तो वो सेमी कॉलन में इटरेट होता ही जाएगा. अगर फॉल्स हो गया तो वो सेमी कॉलन से बाहर आ गया. अब वो जब बाहर आएगा, जब वो क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो बाकी प्रोसेसर के लिए लॉक की वैल्यू ट्रू कर देगा. ठीक है, उसने यहाँ पर पॉइंटर के थ्रू लॉक की वैल्यू को ट्रू सेट कर दी है. इसका मतलब अगर कोई और प्रोसेस उसी टाइम पे अगर टेस्ट एंड सेट को एग्जीक्यूट करेगा तो उसको लॉक की वैल्यू ट्रू भेजनी पड़ेगी, तो वो रिटर्न में भी ट्रू आएगा. इट विल इटरेट इन दिस पर्टिकुलर लूप कंटिन्यूअसली. ठीक है, वो कब इटरेशन स्टॉप करेगा, जब ये वाला क्रिटिकल सेक्शन के बाहर आता है और वो लॉक की वैल्यू को फॉल्स करेगा. जैसे ही वो फॉल्स करेगा कोई भी दूसरी प्रोसेस होगी. ठीक है, और दूसरी प्रोसेस मतलब कोई एक ही प्रोसेस आ सकती है टेस्ट एंड सेट में. ये हार्डवेयर हैंडल कर रहा है कि भाई मैं सिर्फ एक ही प्रोसेस को अलाउ करूंगा, ये मेरी गारंटी. ठीक है, और वो प्रोसेस पूरा ही एग्जीक्यूट करेगी. तो यू कैन नॉट से कि यहाँ से कहीं मेरा कंटेक्ट स्विच हो रहा है. तो यहाँ मैंने क्या किया, बेसिकली थोड़ा पोर्शन मैंने हार्ड सॉफ्टवेयर के बेस पर रखा, सॉफ्टवेयर का प्रोसेस के बेस पर रखा, और थोड़ा कंसेप्ट मैंने एक फिक्स कर दिया, जिससे मेरा क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी रिड्यूस हो गई समझने में. अब ये देखो, ये जो प्रोसेस है टेस्ट एंड सेट, ये पूरा सीक्वेंस में जाएगा, तो आपको कभी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि बीच में कहीं कंटेक्ट स्विच हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया. ठीक है, तो ये थोड़ा सिंपल सा गेम हो गया. इसका ये भी है कि भाई ये सिंपल है तो बहुत ज्यादा गेट के क्वेश्चंस में आता भी नहीं है, ये भी एक उसका डिसएडवांटेज है. बट द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट इज कि भैया ये इसका लॉजिक चल रहा है. सो इट वुड बी सिंपल फॉर सेम हियर. अगर मैं यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन करूंगा
तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा, प्रोग्रेस होगा, बाउंडेड वेटिंग होगा, पर क्या ये तीन चीज मुझे मिलेगी यहाँ पर? हाँ के ना। नहीं मिलेगी तो कौन सी नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी तो कौन सी मिलेगी, क्यों मिलेगी? ओके, तो यहाँ पर सिंपल सा रूल है भाई, एक ही प्रोसेस आ सकती है, हार्डवेयर ने अलाउ करके रखा है, दूसरे के सबके लिए वो नहीं अलाउ करेगा। दिस इज बीन हैंडल एंटायरली बाय हार्डवेयर। ओके, तो फिर आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको यहाँ पर मिलेगा, प्रोग्रेस भी मिलेगा। कोई भी एक प्रोसेस जिसको भी एंटर होना है वो लॉक की वैल्यू को सेट करेगा, वो किसी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी दो प्रोसेस एट द सेम टाइम वेट करती रहे। ओके, कोई डेडलॉक टाइप की सिचुएशन यहाँ पर नहीं बनेगी। ठीक है, सो प्रोग्रेस विल आल्सो बी देयर, लेकिन बाउंडेड वेटिंग नहीं होगा, क्योंकि देखो पहले मैंने P1 को लिया फॉर एग्जांपल, P1 आया, P1 ने लॉक की वैल्यू को ट्रू कर दिया और उसने क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। ठीक है, P1 आया, वो लॉक की वैल्यू को उसने ट्रू कर दिया, क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, वापस लॉक की वैल्यू फर्स्ट। अब वापस वही P1 वापस भी आ सकता है। ठीक है, उसके सामने कोई P0 है, वो वेट करता रहेगा, P1 वापस आ सकता है, वापस उसने लॉक की वैल्यू ट्रू कर दी, क्रिटिकल सेक्शन में गया, लॉक की वैल्यू फॉल्स करके बाहर निकला, वापस P1 आ गया, लॉक की वैल्यू ट्रू कर दी, फॉल्स की ट्रू कर दी, फिर क्रिटिकल सेक्शन में गया, फॉल्स कर दिया, वापस P1 आया। दिस प्रोसेस कैन बी कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। ओके, सो बाउंडेड वेटिंग यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, यू विल बी अचीविंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकंड वन, व्हिच इज दिस टेस्ट वन। तो हमने दो देखा था, टेस्ट एंड सेट था, दूसरा था स्वैप। ओके, अब दूसरा हम समझने की कोशिश करते हैं, व्हिच इज अ स्वैप ऑपरेशन। सो स्वैप इज आल्सो एन एटॉमिक ऑपरेशन। ये भी क्या कहता है, इट इज आल्सो एन एटॉमिक ऑपरेशन। ठीक है, स्वैप बहुत सिंपल है, स्वैप में कुछ ज्यादा काम नहीं करना है अपने को। ठीक है, सो इट विल बी हैविंग अ पर्टिकुलर वॉइड स्वैप जो दो इनपुट लेगा। जो स्वैप है वो बेसिकली आपका दो इनपुट लेगा, जैसे कि मैं बोलता हूं, एक लेगा बुलियन स्टार टी, तो क्या कर देगा, दोनों को स्वैप कर देगा। स्वैप का लॉजिक तो सबको पता ही है। ठीक है, सो वही लॉजिक है, हम लोग जैसे करते थे ना। ओके, टेम्प इक्वल टू स्टार टी, देन उसके बाद जो भी पर्टिकुलर टी की वैल्यू उसने हमने टेम्प पे डाल दी। ओके, तो आप क्या करेंगे, जो भी पर्टिकुलर के की वैल्यू है वो टी में चली जाएगी। सो टी में अपने पास के की वैल्यू आ गई और के में वही टेम्प चला जाएगा, विच इज बेसिकली दिस वन। ओके, सो इट इज जस्ट डूइंग द स्वैपिंग ऑफ बोथ। ये क्या करेगा, इट इज जस्ट द स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल्स। ओके, और ये पूरा के पूरा जो है वो एक एटॉमिक ऑपरेशन है। ठीक है, ये सारा की सारा जो है वो क्या है, अपना एक एटॉमिक ऑपरेशन है। दैट्स द मेन थिंग। ओके, अगर मैं एक एटॉमिक ऑपरेशन बोलता हूं, मतलब दिस एंटायर वर्क विदाउट एनी इंटरप्ट और कंटेक्स्ट स्विच। ठीक है, ये पूरा कोई इंटरप्ट या कंटेक्स्ट स्विच के बिना काम करेगा। ओके, तो इसको प्रोसेस में कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो कोई भी प्रोसेस हो, P0, P1, P2, ये सारी की सारी प्रोसेस बेसिकली एक लॉक वेरिएबल को रखेगी। ओके, विच वुड बी फॉल्स। तो ये सारी की सारी प्रोसेस एक लॉक वेरिएबल को रखेगी। अब P0 है, P0 में कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, व्हाइल ट्रू। ओके, एक वो बनाएगा बुलियन की इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ये जो की है वो बेसिकली लोकल
प्रोसेस वेरिएबल, दिस इज नॉट शेयर, ठीक है, दिस इज द लोकल प्रोसेस वेरिएबल. Okay, now it will do what? While key equal to true, it will do swap of lock and key. ठीक है, यहाँ पर लॉजिक देखो, हमने सेमीकोलन नहीं डाला है एंड में फ्रेंड. हमने क्या किया कि जब तक की वैल्यू ट्रू रहेगी स्वैप ऑफ लॉक एंड की करते रहेंगे. उसके बाद वी आर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन एंड देन वी आर डूइंग लॉक इक्वल टू. ओके, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो. इनिशियली लॉक की वैल्यू फॉल्स है, की वैल्यू ट्रू है. मैंने यहाँ पे भेजा इनिशियली की वैल्यू ट्रू है तो लूप के अंदर चला जाएगा. मैंने यहाँ पर भेजा प्रोसेस 0 के लिए, तो उसने क्या किया, लॉक और की को स्वैप कर दिया. तो लॉक की वैल्यू फॉल्स है, तो फर्स्ट टाइम क्या सीन होगा, फर्स्ट टाइम अगर मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो लॉक की वैल्यू जो की वैल्यू है वो हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी, विच इज ट्रू. ओके, आफ्टर वी एग्जीक्यूट दिस, एंड की वैल्यू जो लॉक की वैल्यू हो जाएगी वही हो जाएगी, विच इज फॉल्स. ओके, अब की वैल्यू ट्रू कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो सीधा ही वो क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा एंड उसके बाद वो लॉक इक्वल टू फॉल्स करेगा. तो जब तक लॉक की वैल्यू ट्रू है एंड की वैल्यू फॉल्स है तब तक ये लॉजिक चलता रहेगा. कोई और प्रोसेस आ गई, उसकी अपनी खुद की होगी विच इज ट्रू. ठीक है, तो सेम फॉर P1 के लिए भी अपनी खुद की एक की होगी विच वुड बी ट्रू. लॉक की वैल्यू तो ग्लोबल है विच इज ट्रू, जो P0 ने सेट कर दी, तो ये की वैल्यू को ट्रू ही कर देगा. स्वैप करने के बाद भी की वैल्यू को ट्रू ही कर देगा. ओके, तो जब तक पहली प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आकर लॉक की वैल्यू फॉल्स नहीं कर देती तब तक ये की वैल्यू ट्रू में ही घूमता रहेगा. बाकी हर कोई क्या करेगा, की इक्वल टू ट्रू चेक करेगा, की वैल्यू ट्रू है, स्वैप कर देगा लॉक एंड की. ये एटॉमिक ऑपरेशन है, लॉक भी ट्रू है, की वैल्यू भी ट्रू है, तो की वैल्यू ट्रू ही हो जाएगी. की वैल्यू ट्रू होके ये कंटिन्यूस लूपिंग होगी. जब भी लॉक की वैल्यू फॉल्स होगी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी एक प्रोसेस इसके अंदर जाएगा एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लॉक की वैल्यू फॉल्स करके वो लॉक की वैल्यू फॉल्स होके वो लॉक की वैल्यू ट्रू करेगा, की वैल्यू वापस फॉल्स करेगा and then it will enter into the critical section. So that's why a standard rule, जब भी कोई critical section में होगा तो लॉक की वैल्यू ट्रू होगी. ओके, और उसकी प्रोसेस की करस्पॉन्डिंग की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी. ओके, तो जानते समझने की कोशिश करो कैसे ये वर्क करता है. ये दोनों को एक बार लिख दो. ओके, सेम लाइक अ टेस्ट सेट, लेकिन ये एक दूसरा एटॉमिक ऑपरेशन है. ये टेस्ट सेट जैसे ही वर्क करता है बट यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा अलग है. ये एक वेरिएबल नहीं है, दो के बीच में स्वैप करता है. अगर मैं हार्डवेयर का फायदा समझने की कोशिश करूं तो मुझे फायदा क्या मिला हार्डवेयर का. पहला, आई एम लिमिटिंग द सीपीयू साइकिल्स वेस्टेज. ठीक है, क्योंकि क्या रहा है ना, जब भी मैं ये स्वैप को भेज रहा हूं तो इंटरनली वो क्या हो रहा है, हार्डवेयर पे चला जा रहा है. जब भी मैं स्वैप में कोई चीज भेज रहा हूं तो इंटरनली वो हार्डवेयर हैंडल कर रहा है एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द हार्डवेयर कि वो उसको कितने टाइम के बाद दे या किस तरह से वो हैंडल करे. तो हार्डवेयर अपने हाथ में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है. तो जब भी मैं इसको स्वैप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ी देर के लिए हार्डवेयर चाहे तो उसको स्लिप भी करा सकता है प्रोसेस को. ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो उसको बाद में एग्जीक्यूट भी करा सकता है. अगर उसको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो पहले भी एग्जीक्यूट करा सकता है. सो दैट्स व्हाई वो सीपीयू साइकिल्स के नंबर ऑफ प्रोसेस के हिसाब से वो इसका रिस्पॉन्ड दे सकता है. ओके, तो ये थोड़ा सा सीपीयू साइकिल वेस्टेज करेगा, लिमिट करेगा, बट स्टिल देयर इज अ वेस्टेज, क्योंकि बेसिकली ये घूम तो वाइल लूप में ही रहा है. कोई भी प्रोसेस होगा घूम तो वाइल लूप में ही रहा है. ओके, बट स्टिल देयर इज अ वेस्टेज.
ड्यू टू while लूप। ओके, दूसरा इसने एडवांटेज क्या करने की कोशिश की, दूसरा इसे एडवांटेज करने की कोशिश की, मेकिंग द अंडरस्टैंडिंग सिंपलर। ओके, एंड लेस कॉम्प्लेक्स बाय लिमिटिंग दी, मतलब अंडरस्टैंडिंग को थोड़ी सिंपलर बना दी एंड लेस कॉम्प्लेक्स बना दी। किसकी बदौलत उसे लेस कॉम्प्लेक्स और सिंपल बनाई? बाय लिमिटिंग दी कंटेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ कोई कंटेक्स्ट स्विचिंग हो ही नहीं सकती, इतने पोर्शन में कोई कंटेक्स्ट स्विचिंग का नामो निशानी नहीं है। ठीक है, सो थोड़ा सिंपल हो गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कम हो गया, क्योंकि उसको कंटेक्स्ट स्विच पर वापस उसको स्टोर करना पड़ता, वापस उसको हैंडल करना पड़ता, ये सब चीज को उसने मेंटेन करना थोड़ा कम कर दिया। ठीक है, सो कंटेक्स्ट स्विच को लिमिट करके उसने थोड़ा अंडरस्टैंडिंग सिंपल बना दिया। ओके, लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन है, बट द प्रॉब्लम इज देयर आर मल्टीपल operations, okay, which are present here। ठीक है, मल्टीपल ऑपरेशन जैसे कि हम क्या क्या बोल सकते हैं कि हमने एक ऑपरेशन देखा विच इज बेसिकली डिसेबलिंग इंटरप्ट। हमने एक सबसे पहला देखा था कि भाई ये क्या करता था, एक डिसेबलिंग इंटरप्ट वाला कंसेप्ट करता था। ठीक है, एक हमने ऑपरेशन देखा कि भाई ये डिसेबलिंग इंटरप्ट वाला एक पर्टिकुलर कंसेप्ट था, ये सबसे पहला इंटरप्ट वाला लॉजिक देखा। दूसरा हमने क्या देखा, हमने देखा टेस्ट एंड सेट सेट देखा। तीसरा हमने स्वैप देखा। अब उस तरह से आप भी अपना खुद का कोई लॉजिक ला सकते हो, आप भी ऐसा कोई एटॉमिक ऑपरेशन का सोच सकते हो कि भाई दिस कैन बी समथिंग अदर एटॉमिक ऑपरेशन, और वो एटॉमिक ऑपरेशन भी सही वर्क करेगा, तो देन इट इज आल्सो ऑफ रूट। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हो गया स्वैप, एक हो गया टेस्ट एंड सेट, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। सो द प्रॉब्लम इज व्हाट, लेट्स से P0 प्रोसेस वेब को यूज कर रहा है, P1 प्रोसेस टेस्ट एंड सेट को यूज कर रहा है। तो दोनों में वर्किंग प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि एक की लॉक से काम कर रहा है, एक नॉर्मल लॉक से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन इस तरह से नहीं होगा। तो यू कैन से दैट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम डज नॉट मेक्स इट आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। ठीक है, ये इसको आर्किटेक्चरल न्यूट्रल नहीं बना रही, मतलब हर प्रोसेस को हम फोर्स कर रहे हैं कि भैया तुम्हें स्वैप ही करना पड़ेगा, या तो तुम्हें टेस्ट एंड सेट ही करना पड़ेगा, या तो कोई भी इस टाइप का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज लाइक अ फोर्सिंग फॉर ईच एंड एवरी पर्टिकुलर प्रोसेस। अगर उसको वो नहीं करना है, नहीं चलेगा, यू नीड टू डू दैट, अदरवाइज डोंट फॉर। ठीक है, समथिंग लाइक दिस टाइप ऑफ सिनेरियो वर्क। सो ये आर्किटेक्चर न्यूट्रल वाला सॉल्यूशन नहीं। Because of this all concept, we can say that this is also not a perfect solution। ठीक है, हमने पहला सॉल्यूशन देखा था सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर मल्टीपल सीपीयू साइकिल्स वेस्ट हो रहा था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था, कंटेक्स्ट स्विचिंग को बहुत ज्यादा हैंडलिंग करना था, ज्यादा प्रोसेस के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर ये सब चीजें थोड़ा इजी हो गई, बट फिर भी साइकिल्स का वेस्टेज तो हो रहा है, कम हुआ, आई अंडरस्टैंड द पॉइंट, लेकिन फिर भी हो तो रहा है। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग। दूसरा, मल्टीपल प्रोसेस में ये काम करेगा, लेकिन मल्टीपल प्रोसेस को आर्किटेक्चर न्यूट्रल नहीं बनाएगा। Okay, so that's why this particular concept is also not a very perfect solution। इसीलिए हम लोग तीसरे सॉल्यूशन पर आए, which is basically a semaphore solution। Okay, so हमने अभी दो सॉल्यूशन देखे, दोनों पर्टिकुलर सॉल्यूशन में the problem is it was not a proper solution। Okay, so that's why we are come with the third solution, which is semaphore। Okay, तीसरा सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, which is basically semaphore।
सेमाफोर को हम लोग एक इफेक्टिव हार्डवेयर सॉल्यूशन कहें। Okay, so semaphore is basically what? It's an effective hardware solution. Okay, किस तरह से ये effective hardware solution होता है? क्योंकि it does not use any type of other operation, does not use any different types of operation, but only take two standard atomic operations for any synchronization based communication. ओके, सो कोई भी सिंक्रोनाइजेशन का अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है तो वो दो ही ऑपरेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, एक स्टैंडर्ड है, दोनों के दोनों एटॉमिक ऑपरेशन है विच आर वेट एंड सिग्नल। ओके, सो इट इज समथिंग सेम लाइक अ वेट एंड नोटिफाई। अगर आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझा होगा, एडवांस लाइक जावा, पाइथन, इन सब में भी इस तरह से लॉजिक रहता है कि थ्रेड इस तरह से कम्युनिकेट करता है, बट इट इज लाइक अ वेट एंड सिग्नल। दोनों इनपुट में एक सेमाफोर को लेंगे। ओके, ये क्या करेगा? इफ एस वैल्यू इज लेस एन इक्वल टू 0, ओके, देन डू नथिंग। अगर एस वैल्यू इज लेस और इक्वल टू 0 तो कुछ भी वो नहीं करेगा, otherwise it will just do s minus। ये क्या करेगा? इसका तो कुछ ज्यादा काम है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ s प्लस प्लस। ओके, सो अगर s की वैल्यू इज लेस और इक्वल टू 0 then it will do nothing। यहाँ पर वो कुछ भी काम नहीं करेगा। ओके, डू नथिंग का मतलब क्या होता है कि इट विल बी ब्लॉकिंग फॉर सम टाइम। Okay, do nothing means what? It would be blocking for some time। So basically ये दो ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। यहाँ पर सबसे पहले एक वेट ऑफ एस और सिग्नल ऑफ एस। वेट एस में क्या करेगा? एस एक बेसिकली सेमाफोर है। अगर एस की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हुई तो डू नथिंग, मतलब वो कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अच्छे से फिर से लिख देता हूँ। तो कुछ भी मत करो। ओके, एल एस माइनस माइनस। ओके, डू नथिंग का मतलब बहुत सिंपल होता है कि इट ब्लॉक द प्रोसेस फॉर सम टाइम। ठीक है, और सिग्नल बहुत सिंपल है। सिग्नल मतलब बेसिकली इट विल जस्ट डू एस प्लस प्लस। ओके, ये जो इनपुट एस है ये बेसिकली अ सेमाफोर वेरिएबल, और यू कैन से सेमाफोर इंटीजर वेरिएबल, ये इनपुट में वो लेता है। ओके, so this is what the concept happens with semaphore। जो वेट और नोटिफाई दोनों के दोनों हैं, वो दोनों के दोनों आपके एटॉमिक ऑपरेशंस में बन रहे हैं। ओके, सो एटॉमिक ऑपरेशंस का मतलब आप लोग को मैंने ऑलरेडी बता दिया। एटॉमिक ऑपरेशंस मींस व्हाट? ये पूरा के पूरा एक साथ एग्जीक्यूट होगा। देयर वुड बी नो इंटरप्ट, नो कंटेक्ट। और ये कौन हैंडल करेगा? विल बी अगेन हैंडल्ड बाय द हार्डवेयर।
ओके, ये काम भी हार्डवेयर ही हैंडल करेगा। ओके, सो होता क्या है, अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस P0 को प्रोसेस P0, P1, P2 कितने भी प्रोसेस को अगर सेमाफोर यूज करना है तो उसके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है बाइनरी सेमाफोर का, एंड सेकंड इज अ काउंटिंग सेमाफोर। ठीक है, बाइनरी सेमाफोर में उसकी वैल्यू सिर्फ 0 या 1 वैल्यूज हो सकती है। तो किसकी वैल्यू? दिस सेमाफोर की वैल्यू, ये जो एस में पास कर रहा हूं उसकी वैल्यू या तो 0 या तो 1 हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती। ओके, काउंटिंग सेमाफोर में इट वुड बी 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, लेकिन रियल वर्ल्ड में हम लोग काउंटिंग पे भी कुछ बाउंड रखते हैं ताकि वो बहुत ज्यादा वैल्यू ना बढ़ जाए। वी कीप सम बाउंड ऑन काउंटिंग। ओके, जनरली अगर मैं आपको बोलना चाहूँ कि अगर मुझे क्रिटिकल सेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, देन फॉर सॉल्विंग द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, दिस इज द बेस सेमाफोर। बाइनरी सेमाफोर इज द बेस सेमाफोर टाइप फॉर क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, तो हमने देखा है बाइनरी और काउंटिंग दो देखा था। बाइनरी सबसे ज्यादा इजी भी है और बेस भी है क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, कैसे? इसके अंदर बहुत सिंपल सा काम करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, हर सेमाफोर में ध्यान से सीखो, टाइम थोड़ा सा टाइम दो, सबको समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, कोई भी प्रोसेस है, ठीक है, P0, P1, P2, कोई भी प्रोसेसेस होती है, ये सारी की सारी प्रोसेस एक बाइनरी सेमाफोर वेरिएबल को म्यूटेक्स नाम का एक जनरल वेरिएबल को शेयर्ड रखती है। दिस इज अ शेयर्ड वेरिएबल। ओके, अब T0 का कोड बहुत सिंपल हो गया। कैसे हो गया? वो सबसे पहले क्या करेगी, इट विल हैव वेट ऑन म्यूटेक्स, then it will have a critical section and it will have a signal on mutex। ठीक है, सिमिलरली यही कोड P1 भी करेगी। देखो बहुत सिंपल सा कोड हो गया। ठीक है, कोई वाइल कंडीशन नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, हाँ, ये प्रोसेस के साथ में वाइल कंडीशन होगी स्टार्टिंग में, मतलब ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम इटरेट हो सकती है, उसके लिए अपनी वाइल कंडीशन होगी, मतलब वाइल ट्रू ये तो रहेगा जो मैंने लिखा नहीं था, दिस वुड बी देयर, वो यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, बट द कंसेप्ट इज अपार्ट फ्रॉम दिस, जहां पे हम लोग वेटिंग के लिए वाइल कंडीशन लगाते थे पहले, जैसे हमने यहाँ पर देखा था वाइल की इक्वल टू ट्रू, तो क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए उसने वाइल कंडीशन लगाई, ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं। ठीक है, क्यों ऐसा नहीं कर रहे? क्योंकि उसको पता है कि देखो वेट जो है, अगर उसकी वैल्यू जो म्यूटेक्स की वैल्यू वो पास कर रहा है, अगर वो लेस देन या इक्वल टू 0 हुआ तो वो ऑटोमेटिक उसको हार्डवेयर ही ब्लॉक कर देगा। ठीक है, हार्डवेयर ही कुछ टाइम के लिए ब्लॉक करेगा और वापस वो जब आएगा देन इट विल स्टार्ट अगेन विद दिस पर्टिकुलर वेट। ठीक है, वेट को वो तभी आगे बढ़ने देगा जब यहाँ पर एस में डेटा है, और ये एक एटॉमिक ऑपरेशन। ओके, सो लॉजिकली हैंडल करना बहुत इजी हो गया।
द कंसेप्ट हैंडलिंग इज वेरी सिंपल, ऑल्दो हार्डवेयर के साइड ही थोड़ा बढ़ गया क्योंकि हार्डवेयर को ये लॉजिक हर किसी के लिए देखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन एक स्टैंडर्ड लॉजिक है, उसको देखना है। वो एक स्टैंडर्ड फिल्टर लगाएगा हर किसी के लिए, अगर पर्टिकुलर केस में कभी भी वो प्रोसेस ने उस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर पाया, वो उसको ब्लॉक। म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है, ठीक है, हम लोग एक बाइनरी सेमाफोर लेते हैं, इनिशियली म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है, P0 ने वेट म्यूटेक्स पे किया, P0 ने क्या किया, वेट म्यूटेक्स पे किया, म्यूटेक्स की वैल्यू कितनी है, लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, उसने S माइनस माइनस कर दी, मतलब बेसिकली म्यूटेक्स माइनस माइनस कर दिया, तो उसकी वैल्यू उसने 0 कर दिया, ठीक है, उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने दिया। अब जब ये क्रिटिकल सेक्शन में उस टाइम पे अगर ये आया, इसने वेट ऑफ म्यूटेक्स किया, म्यूटेक्स की वैल्यू ऑलरेडी 0 है जो इसने सेट कर दी थी, तो ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अब ये ब्लॉक का कब सिग्नल होगा, जब सिग्नल होगा it means it will signal automatically to the waiting process. Okay, signal means what, it will signal to the waiting process. ठीक है, समझने की कोशिश करो, जो प्रोसेस वेटिंग हो रही है ये उसको सिग्नल भेजेगा। ओके, द प्रोसेस विच इज वेटिंग इट विल सेंड द सिग्नल टू दैट, मतलब कि भैया मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने सिग्नल म्यूटेक्स कर लिया, मतलब म्यूटेक्स प्लस प्लस कर दिया, म्यूटेक्स की वैल्यू मैंने बढ़ा दी 1 से, अब जो वेटिंग प्रोसेस है भैया तुम आ जाओ, ठीक है, बिकॉज इट्स योर टर्न एंड आई एम सिग्नलिंग यू कि तुम जो ब्लॉक होके रहे हो बिकॉज ऑफ सिग्नल 0, कैसे ब्लॉक होके रहे हैं, यहाँ से, उसको अभी ब्लॉक होने की जरूरत नहीं है, सो इट विल जस्ट इनडायरेक्टली टेलिंग द हार्डवेयर कि भैया अब मेरा काम हो गया है, जो म्यूटेक्स था वो मैंने बढ़ा दिया है, यू कैन शेड्यूल एनी अदर पर्टिकुलर ब्लॉकिंग। गॉट द पॉइंट। सो हार्डवेयर भी अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से जो भी प्रोसेस की ब्लॉकिंग में हाई प्रायोरिटी है, ठीक है, उसको वो अवॉइड कर सकता है, ठीक है, दिस कैन बी ऑल्सो हैंडल बाय द सीपीयू शेड्यूलर, ऑल्सो बाय द हार्डवेयर। ओके, सो इस तरह से दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, ओके, समझने की कोशिश करो एक बार। हाँ, तो सिग्नल बेसिकली दूसरे प्रोसेस को ये नहीं देगा कि CS को एक्सेस करो, सिग्नल दूसरे प्रोसेस को ये बताएगा कि भैया मैंने अपने काम में म्यूटेक्स को बढ़ा दिया है, नाउ यू ट्राई टू चेक कि भैया नाउ यू कैन अलाउ, यू कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, तो वो वेट वापस एग्जीक्यूट करेगा और वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, बट इट इज नॉट अ गारंटी कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लो कि कोई P0 है, उसने अभी क्रिटिकल सेक्शन में था, ठीक है, बाहर निकल के उसने सिग्नल म्यूटेक्स कर दिया, अब ये सिग्नल भेजेगा, वो क्या भेजेगा, सिग्नल भेजेगा। ओके, तो सिग्नल जरूरी नहीं कि एक ही प्रोसेस के लिए, देयर माइट बी मल्टीपल प्रोसेस, जैसे P1, P2, P3, ये 3 मल्टीपल प्रोसेस है जो वेट कर रही है फॉर द क्रिटिकल सेक्शन। ओके, तो इनमें से एनी वन प्रोसेस कैन बी शेड्यूल्ड, एनी वन out of them can be scheduled. Okay, और ये कौन डिसाइड करेगा, इट वुड बी डिसाइडेड बाय द सीपीयू शेड्यूलर और बाय द हार्डवेयर, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी अपना हैंडलिंग करेगा, मेजरली इट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द सीपीयू शेड्यूलर कि भैया किसको जाना चाहिए, और उसके बेस पर वो डिस्पैचर को बुलाएगा। मान लो उसने बोला P2 की प्रायोरिटी हाई है अभी के टाइम पर, तो उसने P2 को शेड्यूल कर दिया एंड इट विल कॉल द डिस्पैचर के भैया P2 को अभी आप कंसिडरेशन में ले, डोंट टेक इनटू कंसिडरेशन फॉर P1, टेक इनटू कंसिडरेशन फॉर P2। ओके, तो इस तरह से इट वुड बी वर्क। ओके, तो अगर आप कोड को हिसाब से देखोगे ना फ्रेंड, तो देखो ये इतना सा कोड है, इससे पहले हमने क्या क्या लॉजिक बनाया था, ये कोड कितना था, इससे पहले लॉजिक देखो, ये कोड कितना था, उससे पहले लॉजिक देखो,
जब हमने वो देखा था पीटरसन सॉल्यूशन। ओके, तो ये कोड को देखो, ठीक है। तो हर बार हम लोग कर क्या रहे हैं, वी आर रिड्यूसिंग द कोड एंड मेकिंग इट एज इफेक्टिव एज पॉसिबल, ठीक है। हर एक सॉल्यूशन में जब पीटरसन सॉल्यूशन से सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन से आगे बढ़े हार्डवेयर, हार्डवेयर से आगे बढ़े इफेक्टिव हार्डवेयर, जिसको हम सेमाफोर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जहां तक आते आते वी हैव ट्राइड टू रिड्यूस द कोड, मेक द सॉल्यूशन मोर इफेक्टिव, क्योंकि ये याद रखना कि हम लोग एक पोर्शन ऑफ कोड पे कर रहे हो, ठीक है। इन द रियल वर्ल्ड देयर कैन बी अ लॉट ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, ये जो मैं एक क्रिटिकल सेक्शन बोल रहा हूँ ना, रियल वर्ल्ड में बहुत सारे क्रिटिकल सेक्शन होते हैं, ठीक है। बहुत सारे शेड वेरिएबल्स को एक्सेस करना पड़ता है, ठीक है। और तब अगर आपके ये सब की वजह से अगर कोड बढ़ गया ना, तो इट विल बी टेकिंग अ मोर अमाउंट ऑफ, ओके। सो इफ एनीबडी इज अवेयर अबाउट लाइक अ हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा पाइथन, उसमें भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, बाय यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंक्शन which they are providing, we are doing the same thing within a same process to the multiple threads, ठीक है। तो ये सेम लॉजिक हम लोग आज की तारीख में भी यूज करते हैं, बट इसको फंक्शन, हर एक लैंग्वेज ने अपने खुद के फंक्शंस में नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ये जो p है, सॉरी जो वेट है ना, वेट को कभी कभी ये लोग p भी बोलते हैं, इस मेथड का नाम p बोलते हैं, सिग्नल को कभी कभी b भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कभी अगर आप कोई पर्टिकुलर एग्जाम में p ऑफ s लिखो, तो इसको कंफ्यूज मत हो जाना, p मतलब वेट, नथिंग एल्स, सिग्नल मतलब b, नथिंग एल्स। तो उसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए थोड़े आलसी होते हैं गेट के फैकल्टी, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म रखने के लिए वो p और v कर देते हैं, ओके। so this is the particular concept, ओके। अब ये जो हमने एग्जांपल देखा फ्रेंड, इट इज रिलेटेड विद द बाइनरी सेमाफोर। ये मैंने क्या बोला आपको, बाइनरी सेमाफोर है, लेकिन दो टाइप के सेमाफोर होते हैं, एक होता है बाइनरी, एक होता है काउंटिंग। अगर मुझे किसी कंडीशन में ऐसी रिक्वायरमेंट है, ऐसी होती है रियल सिनेरियोस में भी रिक्वायरमेंट, कि मुझे दो तीन प्रोसेस को एट अ पर्टिकुलर टाइम मुझे क्रिटिकल सेक्शन में अलाउ करना है, ठीक है। दिस इज नॉट दी लाइक नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन, बट रियल वर्ल्ड में ऐसा कभी कंडीशन आता है, ठीक है। देयर कैन बी सर्टेन कंडीशन लाइक काउंटर लैच, बैरियर, ये सब कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियोस बनते हैं, जिसमें ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि हाँ भाई, आपको एक प्रोसेस ही क्रिटिकल सेक्शन में नहीं चाहिए, आपको दो तीन प्रोसेस चाहिए क्रिटिकल सेक्शन में, या दो तीन प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में आती है तो भी चल जाएगा, ठीक है। दैट हम थोड़ा सा उसको ट्विक कर सकते हैं बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट। तो डिफॉल्ट लॉजिक वही कहता है कि एक ही प्रोसेस होनी चाहिए क्रिटिकल सेक्शन में, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे सिनेरियोस बनते हैं जिसमें हम एक साथ पैरेलल हैंडलिंग करने के लिए या पैरेलल प्रोसेसिंग करने के लिए हम मल्टीपल प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में अलाउ करते हैं, ओके। और इंटरनली हम उसको फिर हैंडल करते हैं फॉर डूइंग अ फास्टर एग्जीक्यूशन। So in that particular case, we will require this counting semaphore. Okay. So sometimes यहाँ पे ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूँ, there is a requirement that multiple processes can enter the critical section, ठीक है। ऐसे रियल वर्ल्ड में रिक्वायरमेंट होती है, हम उसका एग्जांपल्स भी देखेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। इन दैट केस we need to use counting semaphore, okay। तब हम लोग क्या यूज करेंगे, we would be using the concept related with the counting semaphore, जहां पर we would set mutex value equal to number of process, ठीक है। we will set a particular mutex value equal to number of processes। तो हर बार जितनी प्रोसेस होगी, मान लो कि ये म्यूटेक्स वैल्यू 1 नहीं है 2 है, ठीक है, एग्जांपल कंसीडर करो 2 है, तो P0 भी क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगा, P1 भी जा पाएगा, ठीक है। फिर P2 को वेट करना पड़ेगा जब तक इन दोनों में से कोई भी एक उसको बढ़ा नहीं देता है, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट, ओके। सो mutex value number of processes which would allow multiple process, which allows
multiple process to execute at the same time. ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन उस केस में दे दिया हम लोग। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब जितनी प्रोसेस है उतनी प्रोसेस आ सकती है, उसको म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहेंगे। ठीक है, ऐसा सिनारियोस बनते हैं कभी कभी रियल वर्ल्ड में कि भाई म्यूचुअल एक्सक्लूजन का डिफॉल्ट रूल कहता है कि एक ही प्रोसेस आएगी, ऐसा ना भी हो पाए। ठीक है, देयर कैन बी सर्टेन सिनारियोस, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन उस केस में मल्टीपल प्रोसेस करेगी। ओके, अंडरस्टैंड द पॉइंट रिलेटेड टू दैट। ओके, सो दिस इज द फंडामेंटल विच वी नीड टू यूज। ऐसा कब सिनारियोस आ सकता है? लाइक एक सिनारियो आ सकता है, आपको फास्टर डेवलपमेंट चाहिए, एक टाइम पे कोई नहीं, आपको फास्टर डेवलपमेंट चाहिए। जैसे रियल वर्ल्ड में बहुत सारे सिनारियोस मिल जाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है? मल्टी कोर सिस्टम है। ठीक है, मल्टी कोर सिस्टम है का मतलब क्या हो गया कि भाई मेरे पास एक सिस्टम में मल्टीपल कोर्स है, तो जरूरी नहीं कि मैं एक ही को रन करूंगा। एक प्रोसेस P0 एक कोर में कर सकती है, दूसरी दूसरे में कर सकती है, तीसरे में कर सकती है, चौथा में कर सकती है, समथिंग लाइक दैट। उस केस में मुझे म्यूचुअल एक्सक्लूजन करने की जरूरत नहीं है, उसके में पर कोर मेरा एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा। ठीक है, तो मैं इसकी म्यूटेक्स की वैल्यू 4 कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 कोर है, तो मैं म्यूटेक्स की वैल्यू 4 कर दूंगा, समथिंग लाइक दैट। तो वो 4 अलग अलग को एग्जीक्यूट करने दे सकता है इन द क्रिटिकल सेक्शन विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम। और सिंक्रोनाइजेशन का जो इश्यू रहेगा वो इंटरनली वो कोड के थ्रू हैंडल करेगा। ठीक है, तो फास्टर डेवलपमेंट के लिए वी नीड टू टेक समथिंग लाइक ट्रेड-ऑफ इन द रियल। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट व्हिच वी कैन। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, क्या कहने का कोशिश कर रहा है, क्या नहीं कह रहा है। ओके, तो आपके पास दो प्रोसेस है P1 P2, दोनों को अपने क्रिटिकल सेक्शन का करना है। द इनिशियल वैल्यूज ऑफ द शेयर्ड बुलियन वेरिएबल S1 एंड S2 आर रैंडमली असाइंड, तो कुछ भी वैल्यूज हो सकती है S1 एंड S2। ओके, सो यू कैन टेक एनी वैल्यू, बोथ ट्रू बोथ फॉल्स, ट्रू फॉल्स जो भी लेना ले सकते हो, दैट्स नॉट मैटर। ठीक है, सो एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें मान लो कि S1 की वैल्यू ट्रू है और S2 की वैल्यू फॉल्स है। ये मैंने रैंडमली एग्जांपल लिया है, आप कुछ और भी ले सकते हो, दैट्स नॉट मैटर। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? इफ दिस इज द केस तो क्या हो जाएगा फंडा? सो मेरे पास क्या हो जाएगा? S1 इज इक्वल टू S2, ये वेट करता रहेगा। S1 इज इक्वल टू S2 मतलब ट्रू और फॉल्स है, तो P1 वुड बी वेटिंग। ओके, P2 S1 नॉट इक्वल टू S2, S1 नॉट इक्वल टू S2, ये ट्रू नॉट इक्वल टू फॉल्स, तो ये P2 क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। P2 would be in the critical section, और फिर वो क्या करेगा? S2 इज इक्वल टू नॉट S1, मतलब वो S2 की वैल्यू S1 की नॉट कर देगा। मतलब S1 की वैल्यू ट्रू थी, तो नॉट ऑफ S2 क्या हो जाएगा? दिस। ओके, सो नॉट ऑफ S1। ओके, मतलब जो S2 की वैल्यू है वो दोनों इक्वल नहीं है। ओके, तो या अगर S1 इक्वल टू S2 है तो ये एग्जीक्यूट करेगा। ओके, हाँ सॉरी माय मिस्टेक। अगर ये P2 वेट करेगा, इफ S1 नॉट इक्वल टू S2 ये ट्रू हो जाएगा, तो P2 वुड बी वेटिंग। ओके, माय मिस्टेक। एंड P1 वुड बी इन क्रिटिकल सेक्शन। उसके बाद वो दोनों को इक्वल कर देगा, तो S2 की वैल्यू वो ट्रू कर देगा। के बाद वी वुड बी एग्जीक्यूटिंग व्हाट? वी वुड बी एग्जीक्यूटिंग डायरेक्टली P2। ओके, P2 वापस उसका उल्टा कर देगा, दोनों दोनों ट्रू ट्रू है, उसका ट्रू का फॉल्स कर देगा, तो S2 का वैल्यू फॉल्स हो जाएगा, देन इट वुड बी P1। तो एट द सेम टाइम no process is in critical section,
तो सेम टाइम पे कोई भी प्रोसेस आपकी क्रिटिकल सेक्शन पे नहीं होगी, क्योंकि देखो या तो दोनों इक्वल होंगे या तो नहीं होंगे, सिंपल लॉजिक है। तो अगर इक्वल हुए इनिशियली, ठीक है, तो सीधा के सीधा क्या हो गया, P2 चला गया। अगर इक्वल नहीं हुआ तो P1 चला गया, सिंपल लॉजिक। ओके, so no processing critical section, so you can say that the mutual exclusion is there. Okay, now what about the progress? Progress इसमें अचीव होगा कि नहीं होगा, क्या लगता है? मान लो पहले P1 एग्जीक्यूट किया, P1 कब एग्जीक्यूट करेगा, जब अपना ऐसा सीन हो गया जब दोनों की वैल्यू नॉट इक्वल है, ठीक है। अगर इक्वल होगी तो P2 पहले एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, डज नॉट मैटर। P1 के बाद मुझे P2 को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, P2 के बाद P1, उसके बाद वापस P2 चलता जाएगा। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, व्हाट्स द कंसेप्ट इज हियर वी आर हैविंग ऑलवेज दी वन के बाद नेक्स्ट इटरेशन वाला कंसेप्ट, ठीक है। पहला मैंने P1 किया, फिर मेरा P2, फिर मेरा P1, वापस P2, तो इट्स लाइक एन ऑल्टरनेट एग्जीक्यूशन ऑलवेज। जब भी ऐसा ऑल्टरनेट एग्जीक्यूशन होता है तब हम कह सकते हैं कि प्रोग्रेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझ लेते हैं। मान लो P1 के बाद P1 को ही वापस एग्जीक्यूट करना है, P2 को एग्जीक्यूट ही नहीं करना है कुछ टाइम के लिए। ओके, प्रोग्रेस इसीलिए नहीं होगा, व्हाट इज P1 again wants to execute second time after first time। ओके, एंड उसके साथ एंड P2 don't want to execute। तो P2 किसी के लिए वेट कर रहा है, किसी IO के लिए वेट कर रहा है, कंसीडर द केस लाइक दिस, या तो उसका ब्लॉक हो चुका है या तो उसका खत्म हो चुका है काम, उसको नहीं करना, वो एक ही बार एग्जीक्यूट करना चाहता था, ठीक है। सो द फंडा इज अगर P2 को नहीं करना है तो P1 भी ब्लॉक हो जाएगा। तो प्रोग्रेस क्या कहता था कि भाई अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है और किसको जाना है तो इंडेफिनिट वेट नहीं करना है कि P1 पहले एग्जीक्यूट करेगा, S1 डबल इक्वल टू S2 नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रू और फॉल्स वाला कंडीशन है, तो P1 एग्जीक्यूट किया, उसने क्रिटिकल सेक्शन किया, फिर S1 इक्वल टू S2 कर दिया, मतलब उसने क्या किया कि S1 और S2 दोनों को सेम कर दिया, दोनों सेम कर दिया, तो ये हर बार फिर S1 इक्वल टू S2 में वेट करता रहेगा। ओके, सो इट वुड बी कंप्लीटली ब्लॉक, so that's why यहाँ पर प्रोग्रेस नहीं होगा। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा बट प्रोग्रेस नहीं होगा, so your answer would be specifically। so यहाँ पर इनिशियल टर्न की वैल्यू 0 सेट करके रखी है। ओके, सो टर्न की वैल्यू इनिशियली जब 0 होगी, अगर प्रोसेस 0 आया, टर्न इक्वल टू 1 फॉल्स हो जाएगा। द इनिशियल टर्न वैल्यू इज बेसिकली 0, so if प्रोसेस सॉरी टर्न इक्वल टू 1 आया इन द प्रोसेस 0, वो लूप में नहीं घूमेगा और वो कहाँ चला जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। सो P0 जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस 0 को मैं P0 बोलता हूँ, ठीक है। सो ये क्या घूम रहा है, टर्न इक्वल टू 1 पे, इट्स बेसिकली इक्वेटिंग द वैल्यू। ओके, उसके बाद वो क्रिटिकल सेक्शन में गया, तो ये क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। ओके, जब वो एग्जिट कर देगा तब टर्न की वैल्यू 1 कर देगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं P1 को एग्जीक्यूट कर पाऊंगा, जो टर्न इक्वल टू 0 पे वेट कर रहा है, मतलब वो कंडीशन उसकी फॉल्स हो जाएगी, तो वो भी क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, और जब ये निकलेगा तब टर्न की वैल्यू वापस 0 कर देगा, ठीक है। So the concept would be pretty simple, turn equal to 1, turn equal to 1, so it is the same type of concept as we have seen last time। पहले P0 ही एग्जीक्यूट करेगा, फिर P1 को ही करना पड़ेगा, फिर P0 को ही करना पड़ेगा, फिर P1 को ही करना पड़ेगा, then P0। So this is also the static alternate execution, or you can say the fixed flow alternate execution, जो भी बोलना है बोल सकते हैं।
Okay, so the same problem can occur. What if P1 don't want to execute? और कोई भी ले सकते हो, P0 don't want to execute next time. Okay, and P0 wants. So P0 critical section में जा ही नहीं पाएगा एक बार जाने के बाद, ठीक है? So it would be stuck. So you can say there is no progress, but yeah, there would be a particular critical, mutual exclusion. Okay, mutual exclusion होगा, but progress नहीं होगा. What about bounded waiting? Bounded waiting होगा इसमें? क्या लगता है? Can we say that the bounded waiting is there or not? As यहाँ पर अपने पास स्टैटिक फ्लो चल रहा है, तो कभी ऐसा सीन नहीं होगा कि P0 एग्जीक्यूट किया, फिर वापस P0 किया, फिर वापस P0 किया और P1 को मौका ही नहीं मिला, ठीक है? एंड P1 does not get charged. This type of flow is never possible. ठीक है, ऐसा फ्लो यहाँ पर नहीं होगा. So we can say by this way that yes, the bounded waiting would be there. Okay, so bounded waiting is there, progress is not there, mutual exclusion is there. Okay, so we cannot say such correct to process synchronization problem. It's not a correct because progress नहीं है. अगर वो तीनों तीन होता तब मैं बोल सकता था कि हाँ भाई this is correct particular scenario. Okay, so this is the concept. So answer क्या आएगा? It is violating the progress requirement. ओके, सो ऐसे क्वेश्चन का एक सिंपल रूल है, अपने को क्या ध्यान रखना है, ठीक है? देखो, डी की वैल्यू इनिशियली 100 है. जिसको भी नहीं समझ रहा है, इसको भी आंसर आ गया है, वो बहुत सही है. तो भी नहीं आया है या कुछ गड़बड़ हो रही है, डी की वैल्यू यहाँ पे 100 है. पहले ध्यान से यहाँ पे समझ लो, जिसको भी नहीं समझ में आया, सिंपल है. ओके, आपको जब भी d इज इक्वल टू d+20 ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो जनरली इंटरनली वो दो काम करता है. रीड डी, पहले उसको रीड करेगा, ठीक है? एंड देन उसके पास इंक्रीमेंट, ओके, मतलब ऐड कर सकता है, ऐड d20 समथिंग लाइक दैट. सो बेसिकली वो दो ऑपरेशन वर्क करता है. क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि ये दोनों, और ये जो है वो एटॉमिक ऑपरेशन. ओके, दिस इज नॉट एन एटॉमिक. हमें बाय डिफॉल्ट कंसीडर नहीं करना है कि ये जो है वो एटॉमिक ऑपरेशन, ठीक है? तो आपको मीन वैल्यू जब भी निकालनी हो, मीन वैल्यू बहुत ही कॉमन करेंगे हम. हमेशा क्या कंसीडर करेंगे कि मान लो कि पहले अपना P2 आया, P2 ने रीड डी किया. समझने की कोशिश करो कैसे ये वर्क करता है. तो डी की वैल्यू उसके पास आ गई 100. कंटेक्स्ट स्विच हो गया, यहां से वो कंटेक्स्ट स्विच हो गया और गया P1 के पास, ठीक है? थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है? कंटेक्स्ट स्विच होके वो कहाँ गया? P1 के पास. P1 ने D का पूरा के पूरा काम खत्म कर दिया, मतलब D की वैल्यू उसने 120 कर दी, ठीक है? वहां तक काम पूरा कंप्लीट हो गया. अगेन वो कंटेक्स्ट स्विच हुआ और वो गया, वो गया P3 के पास. P3 ने भी D की वैल्यू 130 कर दी.
अब वो गया वापस कंटेक्ट स्विच करके P1 के पास, सॉरी P2 के पास, जो P2 आधा रह गया था वो। अब P2 के पास उसकी रीड में वैल्यू कितनी थी, 100 थी, ठीक है। वो उसी के ऊपर -50 करेगा, सो D इज इक्वल टू 50। ओके, तो बेसिकली आपको क्या कंसिडरेशन करना है जब भी मिनिमम वैल्यू पूछे, तब मिनिमम वैल्यू पूछे तब यही कंसिडर करना है कि यही से जितनी भी ऐड हो रहा है वो सब होने के बाद कंटेक्ट स्विच हो गया माइनस की तरफ, और माइनस ने पहले से उसकी वैल्यू रीड करके रखी। ओके, इट इज ऑलरेडी रेड द वैल्यू प्रीवियसली फॉर इट, ठीक है, और सीधा वो उसके ऊपर जो लास्ट जो रेड वैल्यू थी उसके ऊपर से, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग द मिनिमम वैल्यू 50। ओके, दिस कैन बी दी मीन वैल्यू। ओके, इस हिसाब से सबको समझ में आया। मैक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बता सकता है व्हाट कैन बी द मैक्स वैल्यू। यही लॉजिक अगर आप मैक्स के लिए फॉलो करोगे तो व्हाट वुड बी द मैक्स वैल्यू। ओके, तो मैक्स आपका आएगा 130। जिसको भी नहीं समझ में आया मैं फटाफट एक बार बता देता हूँ, मैक्स आपका आएगा 130। कैसे समझ लेते हैं। मान लो पहले P1 आया, उसने रीड किया D की वैल्यू, तो D की वैल्यू हो गई 100। यहां से मेरा कंटेक्ट स्विच हुआ, कहां पे गया, कंटेक्ट स्विच होके मैंने P2 पे लेके गया। P2 ने रीड किया और पूरा कंप्लीट कर दिया। मान लो P2 ने रीड किया और पूरा कंप्लीट कर दिया और D की वैल्यू कर दी 50। ओके, फिर मेरा कंटेक्ट स्विच गया P1 के ऊपर। P1 ने रीड कितना किया था, 100। उसने उसकी वैल्यू पे +20 करके कर दिया 120। उसके बाद वापस कंटेक्ट स्विच गया P3 पे। उसने रीड किया और वैल्यू कर दी 1। ओके, तो ये जो आपका होगा मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल इज y एंड मिनिमम पॉसिबल इज x। so this is your x, this is your y, so y minus x would be 130 minus 50, which would be, so क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपके पास तीन अलग अलग प्रोसेस है, x y एंड z। ओके, x y एंड z, तीन अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है। ध्यान से समझने, जिसको भी नहीं समझ में आया ध्यान से समझने की कोशिश करो। तीन प्रोसेस है जो तीन कोड सेगमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है और कुछ शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस कर रही है। प्रोसेस एक्स एग्जीक्यूट द पी ऑपरेशन, पी मतलब वेट ऑपरेशन, ये वेट ही होता है, मैंने आपको बताया भी था, ऑन सेमाफोर ए बी एंड सी। ओके, तो प्रोसेस एक्स ने सेमाफोर ए बी सी पे कोई वेट ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया। प्रोसेस वाई ने उसी वेट ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया बी सी डी पर। प्रोसेस Z ने वही P ऑपरेशन या मतलब वेट ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया ऑन C D and A बिफोर एंटरिंग द रिस्पेक्टिव कोड सेगमेंट। तो बेसिकली ये उनका कुछ कोड सेगमेंट है जिसके अंदर कुछ क्रिटिकल सेक्शन हो सकता है, ठीक है। दिस कैन कंटेन क्रिटिकल सेक्शन। बिफोर एंटरिंग दिस उन्होंने वेट ऑपरेशन परफॉर्म किया, सबने वेट ऑपरेशन परफॉर्म किया ऑन 3 ABC। एक्स ने ABC पे किया, ये जो कर रहा है BCD पे कर रहा है y, और Z जो कर रहा है वो CDA पे कर रहा है। ओके, अब ये जो है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोड सेगमेंट, ये तीनों तीन सिग्नल करेंगे इन द सेम ऑर्डर। मतलब मान लो पहले ABC को किया तो फिर इसको ABC को ही करेंगे, पहले CBA को किया तो इसको CBA को सिग्नल में करेंगे, दैट्स द सेम ऑर्डर इज फॉलो। ओके, द सिग्नल इज इन द सेम ऑर्डर एज वेट, ठीक है।
तो वेट और सिग्नल दोनों का अपने पास एक सेम ऑर्डर फॉलो हो रहा है। सभी जो सेमाफोर्स है वो एक बाइनरी सेमाफोर है विच इज इनिशियलाइज्ड टू 1। ऑल द सेमाफोर्स आर बाइनरी सेमाफोर जो इनिशियलाइज किससे किया है, 1 से किया है। ओके, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डेडलॉक फ्री ऑर्डरिंग है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑप्शन ए की बात करते हैं, एक्स वाई जेड। मैं ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ऑप्शन ए में क्या कहता है, ए बी सी डी। ओके, इसने क्या किया, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी, इस ऑर्डर में किया। इसने बी सी डी किया, और इसने क्या किया था, सी डी ए के ऑर्डर में किया। ओके, तो इसने क्या किया, जब ए को इसने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, हमें समझना है कि इसमें डेडलॉक हो सकता है कि नहीं हो सकता। सो डेडलॉक होने के लिए द मोस्ट इजीएस्ट वे, आप उसको कंटेक्स्ट स्विच कर दो। हर एक के बाद कंटेक्स्ट स्विच करने का सोचो, किसी भी तरीके से यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई कि डेडलॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा। एनी वे इज सुटेबल। ओके, मान लो उसने पहले पी ऑफ ए किया, ठीक है, पी ऑफ ए पहले उसने, एक्स ने पहले पी ऑफ ए एग्जीक्यूट किया, तो ए की वैल्यू हो गई 0। फिर उसने पी ऑफ बी एग्जीक्यूट किया, बी की वैल्यू हो गई 0। यहां से मैंने कंटेक्स्ट स्विच किया वाई पे, पी ऑफ बी ये ब्लॉक हो जाएगा, ये ब्लॉक हो गया, ठीक है। वहां से मैंने कंटेक्स्ट स्विच किया जेड पे, ये मेरा कंटेक्स्ट स्विच हुआ, ये भी मेरा कंटेक्स्ट स्विच हुआ जेड पे। पी ऑफ सी, इसने क्या कर दिया, सी की वैल्यू कर दी 0। ओके, अब इसके बाद अगर मैं वापस इस पे आता हूं, ठीक है, तो पी ऑफ सी ये ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू 0 है, तो ये ब्लॉक हो गया। देखो वाई ऑलरेडी ब्लॉक है, एक्स भी ब्लॉक हो गया। अब वापस में इसके बाद आ जाता हूँ लेट्स से जेड के पास, क्योंकि अभी जेड ही चल रहा है। डी को 0 कर देगा। ओके, बी ऑफ डी को वो 0 कर देगा, वो आगे बढ़ जाएगा, वो आगे बढ़ गया। अब आएगा ए तो ऑलरेडी 0 है, तो वो इधर भी ब्लॉक हो गया। पी ऑफ ए में ए तो ऑलरेडी मैंने 0 करके रखा है, तो ये ब्लॉक हो गया। सो बेसिकली व्हाट, एक्स इज वेटिंग ऑन जेड। एक्स जो है वो किस पे वेट कर रहा है, जेड पे वेट कर रहा है कि भैया तुम सी को खाली करो तो मैं आगे बढ़ू, ठीक है। वाई इज वेटिंग ऑन एक्स, कि भैया तुम किसको खाली करो, बी को खाली करोगे तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ओके, जेड इज वेटिंग ऑन एक्स अगेन, कि भैया तुम ए के लिए ए को खाली करोगे तो ये बी के लिए, ये ए के लिए, ये सी के लिए। सो दिस इज हाउ अ डेडलॉक इज ऑकर्ड हियर। सो समझने की बात ये है कि अगर मैं ऑप्शन ए जैसा प्लानिंग करूंगा तो मुझे डेडलॉक मिल सकता है, मुझे डेडलॉक फ्री नहीं बोल सकता। अंडर दिस सिनारियो, ये एक एग्जांपल मैंने लिया, उस एग्जांपल के अंदर ऑप्शन ए में मुझे डेडलॉक मिल सकता है, तो आई कैन से कि ऑप्शन ए तो मेरा कतई आंसर नहीं है। ओके, एवरीबॉडी एबल टू अंडरस्टैंड द फ्लो कि डेडलॉक कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, किसी भी कंडीशन में कोई भी कंटेक्स्ट स्विच, आप कोई और तरीका भी निकाल सकते हो, उस और तरीके में हो सकता है डेडलॉक हो ना हो, तो आपने को ये बताना है कि हर तरीके में जो डेडलॉक फ्री है, डेडलॉक फ्री उसी को बोलेंगे जो हर तरीके में डेडलॉक से उसको मुक्ति मिले। तो ऑप्शन ए में एक कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि भी डेडलॉक है, दूसरे में हो सकता है कि ना हो, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हर तरीके में जो डेडलॉक फ्री है। ओके, ऑप्शन बी को लेके देखते हैं किस तरह से इसमें हो सकता है। तो बी में क्या है, बी ए सी बी सी डी इस तरह का है, ठीक है। तो ऑप्शन बी को मैं लेके देखता हूँ, तो एक्स के अंदर बी ए सी है, वाई के अंदर है बी सी डी, ओके, एंड जेड के अंदर है ए सी डी। ओके, सबसे पहले लेते हैं कि मान लो एक्स आया, एक्स सबसे पहले गया, उसने पी ऑफ बी को 0 कर दिया।
अब अगर कंटेक्ट स्विच y पे भी गया, अगर मेरा कंटेक्ट स्विच करके मेरा अगर y पे भी गया, ओके, देन P ऑफ B में ये ब्लॉक हो जाएगा, मतलब y आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, y इज ब्लॉक। ओके, मान लो कि इसके बाद मैं कंटेक्ट स्विच करके Z पे गया, उसने क्या कर दिया, उसने क्या किया, P ऑफ A कर दिया। ओके, P ऑफ A मतलब A की वैल्यू उसने 0 कर दी, अभी तक A की वैल्यू 1 ही थी, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। उसके बाद अगर वो आगे बढ़ता है C पर, ओके, देन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे वर्क करता है। अगर वो आगे बढ़ता है C पर, उसने P ऑफ C किया तो C की वैल्यू 0 कर दी। अब उसके बाद Y तो ब्लॉक है, Y पे जाने का मतलब ही नहीं बनता है, वो तो ब्लॉक ही घूमता रहेगा। मान लो X पे गया, X पे उसने P ऑफ A देखा, लेकिन A तो 0 इसने करके रखा है, तो बेसिकली इट वुड बी ब्लॉक। तो X ब्लॉक है, Y ब्लॉक है, लेकिन Z, अगर हम Z की बात करेंगे इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो, तो P ऑफ D की वैल्यू 0 करके वो आगे बढ़ जाएगा, और फिर ACD सबको वो 1 1 1 कर देगा, ठीक है। जैसे ACD 1 1 हो गया, तो बेसिकली A और C, X वुड बी अनब्लॉक, ठीक है। आफ्टर दिस ऑल 1, X अनब्लॉक हो जाएगा, और जैसे ही X अनब्लॉक हो गया, वो B को चार्ज करेगा अनब्लॉक। Okay, so by this way, you can think that all would be deadlock. इसमें बहुत सारे और तरीके भी बन सकते हैं, ओके, बट ये आपका सही आंसर हो सकता है। अगर मैं सी वाला ऑप्शन देखता हूं, सी में क्या था, BAC CBD ACD, BAC ओके, सॉरी, BAC CBD ACD, CBD एंड ACD। ओके, तो पहले अगर मान लो कि X है, उसने P ऑफ B मतलब B की वैल्यू 0 कर दी, Y है, उसने C की वैल्यू 0 कर दी, Z है, उसने A की वैल्यू 0 कर दी, तीनों तीन एक साथ में कंटिन्यूस ले रहा हूँ, ठीक है, तो सबने इसकी वैल्यू 0 कर दी, दिस कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबल। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ कंटेक्ट स्विच हुआ, यहाँ से यहाँ कंटेक्ट स्विच हुआ, ओके। अब उसके बाद अगर मैं X पे जाऊंगा, ठीक है, तो P ऑफ A ये ब्लॉक हो जाएगा, Y पे जाऊंगा P ऑफ B, ठीक है, ये 0 है तो ये ब्लॉक हो जाएगा, Z पे जाऊंगा P ऑफ C, ये 0 है तो ये ब्लॉक हो जाएगा। तो बेसिकली व्हाट, X को A चाहिए जो Z का है, तो X A के लिए Z से डिमांड करेगा, Y को B चाहिए जो X ने करके रखा है, तो Y B के लिए X से डिमांड करेगा, और Z को C चाहिए जो Y ने करके रखा है, तो Z बेसिकली C के लिए इससे डिमांड करेगा। So this would again be a deadlock. Okay, so you can say that C also cannot be our answer. A answer नहीं हो सकता, B हो सकता है, C नहीं हो सकता. So similarly you can check with this D. अगर आप D देखोगे तो D would also be incorrect answer. So your answer would be basically D. फ्रेंड्स, तो अब आज हमने क्या क्या चीजें किया, फटाफट से एक बार देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें की आज हमने, सिंक्रोनाइजेशन आज हमने देखा टुडे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये थोड़ा टफ भी है, टफ एंड इंपॉर्टेंट दोनों है जो भी हमने देखा। तो सबसे पहला लॉजिक हमने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सेमाफोर, तो हमने कुछ क्वेश्चन ही अभी तक इन सबके किए हैं। विल some questions we had done for this. Next lecture would be an important lecture जिसमें हम लोग सिंक्रोनाइजेशन के क्वेश्चंस करेंगे। First and the foremost thing. Second important thing, we will understand about deadlock, and we will start the memory management.
मेमोरी मैनेजमेंट जो एक बहुत तीसरा पार्ट है, इसको हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कि मेमोरी मैपिंग कैसे बनता है, किस तरह का लॉजिक है, जिसके अंदर हमें जो समझना है वो समझना है हाउ डज द मेमोरी मैपिंग। ठीक है, तो दिस वुड बी वी आर डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, दिस इज द टुडेस लेक्चर। ओके, तो इसको काइंडली प्रैक्टिस करना है, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करना, क्योंकि ये थोड़े टफ क्वेश्चंस में कंसीडर होते हैं। दिस इज द फर्स्ट टफ क्वेश्चन, सेकंड टफ क्वेश्चन थोड़े मेमोरी में आएंगे, थर्ड टफ क्वेश्चन जो हमने सीपीयू शेड्यूलिंग के किए हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में यही है और कुछ ज्यादा है नहीं।